इसमें जो ब्रीफ फैक्ट्स मतलब ये हैं कि 17 एकड़ जमीन का डिस्प्यूट है। जो पिटिशनर है, प्लेंटिफ है, मतलब जो प्लेंटिफ का सबमिशन ये है कि पूरी जो 17 एकड़ है, इट हैज आप बीन, प्लेंटिव हैं? आई एम द प्लेंटिफ मेथड्स। पूरी जो 17 एकड़ 39 डिसमिल जो जमीन है, ये मेरे फादर द्वारा परचेज जमीन है। बट जो रिस्पोंडेंट नंबर 1 है, इनका ये कहना है कि ये पैतृक जमीन है और 9 9 एकड़ दोनों का हिस्सा है। ये डिस्प्यूट है सारा। मतलब ये बोलते हैं, डिफेंडेंट बोलते हैं जॉइंट है और आप बोलते हो यस, आपके एक्सक्लूसिव जी है जी जी। है ना? इसके संबंध में मतलब 1950 की ये जमीन है, 1950 अब की। आप अपना, अब आपका आपका एक्सक्लूसिव का कागज बता दीजिए। मतलब एनेक्सियर P6 है, क्या है वो? एग्जिबिट P6। क्या है वो? मतलब एग्जिबिट P6 जो बयानामा था 1950 में, जो मेरे फादर ने खरीदा था वो। और उसके बाद एनेक्सियर एग्जिबिट P7 है। 1950 में पिताजी का अकेले के नाम से खरीदा गया था? यस मनोज। निकालिए। एग्जिबिट P6। जी मनोज। अभी उर्दू में है, इसको ट्रांसलेट करके हिंदी वर्जन लगाया हुआ है। कहाँ इस पे है वो? एग्जिबिट P6। नहीं, P6 देख लिया। वो जी, उर्दू का है, वो हिंदी वाला कौन सा है? साथ ही लगा हुआ मेरी फाइल में, अगले पेज में है। इसमें नहीं लगा। मतलब मैं पढ़ दूं। हाँ, पढ़ो। मंकी शेख नजफ उल्फ शेख अमीर स्वयंसो द्वारा मौजा कस्बा स्वयंसो, जो कि अराजी नंबर 59 स्वयंसो, उनकी 19 रुपए 10 आना के स्वाब कस्बा बाड़ी, मखदूमा स्वयंसो बिला शिकवा गिरी मेरी मालिक है, तथा साबन तहरीर ताज़ा में उस पर काबिज है। वह हूँ और वह यहाँ सब बहुत उसमें लिखा हुआ, इसलिए ऐसा पढ़ रहा हूँ। मकमूल एवं महफूज नहीं है, यह तय है कि विफारत से पाक व साफ है। मैं वक्तनामा आम व जमीन का हूँ, जो आराजी सोनसो वस्तर खाली पति हस्सू शाह वलद शम्मू शाह साकिम कस्बा बाड़ी सोनसो उक्कू दाखिल व खारिज में सोनसो बै करता हूँ और इकरारनामा करता हूँ व लेख देता हूँ कि, तो ये उसके साथ बयानामा था। हाँ, तो इस बेनामे के बावजूद जो है शामिल कैसे हो गई जमीन? साहब इसके बाद क्या हुआ कि नाम दोनों का शामिल में दर्ज हो गया। कैसे, कब हुआ दर्द? उसी समय दर्ज हो गया। मतलब खरीदी आपने थी और हाँ, दोनों का दर्द हो गया, जी जी दो भाई। भाइयों का? हाँ, तो दो फिर भाइयों। 1965 में जो दूसरा भाई है, जो क्लेम कर रहा है कि ये पैतृक संपत्ति है, उसने आवेदन दिया तहसीलदार के समक्ष कि इसमें से मेरा नाम विलोपित कर दिया जाए। ये कागज है एनेक्जर एग्जिबिट P7। ये भी उर्दू में उसका ट्रांसलेटेड वर्जन लगाया है। इसमें है कि मनकी सोएंसो वलद वशीर शाह वलद शमू शाह, वशीर शाह रिस्पोंडेंट नंबर डिफेंडेंट 1 है मतलब, साकिब कस्बा सोएंसो की अराजी शेख नज्जू अमीर सोएंसो हल्का अराजी में मुझे कोई वास्ता, मेरा कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि वह मेरे भाई हफ्सूर शाह की खरीदी हुई जमीन है। हफ्सूर शाह मेरे मतलब प्लेंटिफ के फादर हैं, प्लेंटिफ 1 के। वो उसमें P7 लगा दिया। हाँ, P7 लगा दिया उसके समझ। उसके बाद साहब मैंने एग्जिबिट P8 से लेके P14 तक मेरे नाम पे जमीन आ गई। और वो 1980 से लेके 1995 तक के 5 साल खसरा। यानी एग्जिबिट P, और कब्जा भी डिस्प्यूटेड नहीं है, कब्जे में इट इज एन एडमिटेड हाँ, फैक्ट। कब्जे में तो आप हो। कब्जे में हमें ये एडमिटेड फैक्ट है। पीछे का कागज है, जी, वो फटा, टूटा फटा है, उसको कैसे पढ़ेंगे? उसमें जो है 3 जगह छेद हैं। ये ऑफिसर, लेकिन जो हमारे पास ये इसमें उर्दू में क्लियरली लिखा हुआ है, कहीं फटा नहीं लिखा है। एक तो उर्दू में क्लियरली लिखा है, तो उर्दू में क्लियरली तो हमारी उसका क्लियरली। ट्रांसलेटेड वर्जन लगाया हुआ है। अब वो जो फटा हुआ कागज है जिसमें तीन तीन छेद हैं, क्या ऐसा कागज साक्ष्य में ग्राह्य किया जा सकता है?
एक कागज जिसमें 3 बड़े बड़े छेद हैं। Well, it has to be produced by my lords after admission. ऐसे कैसे आफ्टर एडमिशन? आप बताइए, ऐसा दस्तावेज जिसमें 3 बड़े बड़े छेद हैं, जाने कौन सी बात मतलब की लिखी थी? अब उसके अलावा भी जो एनेक्जर P7 है, जो उसमें जो डिफेंडेंट नंबर 1 ने अनडिस्प्यूटेडली अपने कथन में कहा है कि उसके द्वारा साइन किए गए थे, उसने डिनाई नहीं किया है कि इस तरीके का कोई कागज उसने तहसीलदार के समक्ष दिया है कि नहीं। अब उसके अगर आखिरी पैरा में आखिरी लाइन में उसने अपने प्रति परीक्षण में ऑब्जर्व किया था। एंड ऑल्सो वन मोर फैक्ट इज देयर कि 1991 में डिफेंडेंट नंबर 1 हैज फाइल्ड एन एप्लीकेशन बिफोर तहसीलदार बंटवारे के लिए, वो डिसमिस हुई थी। 92 में पुनः उन्होंने फाइल करी, वो डिसमिस हुई थी। फिर उसकी अपील एसडीएम के समक्ष की थी बंटवारे की, वो डिसमिस हुई थी। इट इज ऑल्सो अनडिस्प्यूटेड। परंतु उसके सन 2000 में उन्होंने हमें बेदखल करने का प्रयास किया। इसके बाद मुझे सिविल सूट लगाना पड़ा फॉर डिक्लेरेशन। डिफेंडेंट्स हैव ट्राइड बिफोर द रेवेन्यू अथॉरिटीज की बंटवारा हो जाए किसी तरीके से। It has also to be perused. Both the courts have decreed the suit Yes, or dismissed the suit. dismissed the suit, my lords. Both the courts have held that it was jointly purchased by. तो my lords, जिसमें दोनों कोर्ट ने ये बोला है कि अगर जो वो डिफेंडेंट की जो कमजोरी है उसका फायदा उठा के आप अपने पैरा 14 अपीलेट कोर्ट का पढ़िए, देखिए। साक्षी द्वारा स्वतः स्वीकार किया गया कि तदर्श P7 में आज से बाहर तक उसके हस्ताक्षर हैं, किंतु नहीं, कौन सा क्या पढ़ रहे हैं? 14 नंबर का पैरा काय का 14? अपीलेट कोर्ट का। तो अपीलेट कोर्ट का 14 पढ़िए ना। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थीगण, यही तो है 14। सिविल ट्रायल कोर्ट का पढ़ रहे हैं। कोई बात नहीं, आराम से पढ़ लो, जल्दी नहीं है। यही तो, इसलिए 14 कहते समय इसलिए हम बार बार पूछते हैं काय का 14, दावे का 14, जवाब दावे का 14, ट्रायल कोर्ट का 14, अपीलेट कोर्ट का 14, इसे क्लियर हो जाए। पढ़ो, पहला 14 और 15 में सब आपके खिलाफ लिखा है। इसको कैसे हम कैसे डिस्प्यूट करते हो आप? अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी ने पूर्ति का 17.00 का बरेली जिला का संपूर्ण लगभग स्वतंत्राधिकार घोषणा के लिए जाने के लिए वाद प्रस्तुत किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने वाद प्रश्न क्रमांक में निराकरण में अपीलार्थी को विवादित भूमि का 1/2 भाग का स्वतंत्राधिकारी होने का निष्कर्ष दिया है। अधीनस्थ न्यायालय ने वाद प्रश्न क्रमांक 1 से 4 के निराकरण में यह प्रमाणित पाया है कि विवादित भूमि को अपीलार्थी क्रमांक 1 के पिता हस्तु शाह एवं स्वयंसो का बशी शाह में संयुक्त क्रय किया था तथा दोनों को विवादित भूमि का संयुक्त स्वामी होना अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निष्कर्ष में बताया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित भूमि के आधे भाग के संबंधित अपीलार्थी का वाद स्वीकार किया गया है और आधे रकबे के संबंध में अपीलार्थीगण के विपरीत निष्कर्ष किया है। इस निष्कर्ष को अपीलार्थी, देखो, पैरा पैरा 15 से हम पढ़ते हैं, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। अपीलार्थी गण की, उसे आपका हो सकता है साफ ना हो। अपीलार्थी गण की ओर से प्रदर्श P6 का वह अभिलेख प्रस्तुत किया है जिसके द्वारा विवादित भूमि वर्ष 1950 में शेख नज्जू से 215 रुपए में खरीदी गई थी। प्रदर्श P6 के अभिलेख उर्दू में है तथा उसमें 3-4 जगह छेद है, इसलिए अभिलेख पूरा पढ़ने योग्य नहीं है। अपीलार्थी गण की ओर से में अपीलार्थी गण द्वारा यह किया गया है कि विवादित भूमि स्वयं हस्तु एवं प्रत्यार्थी क्रमांक 1 के नाम से शामिल शरीक खाते के रूप कर देती। ये दावे में ऐसा आपने लिखा है, ऐसा कोर्ट का कहना है।
स्वयं अपीलार्थी क्रमांक 1 ने अपने न्यायालयीन कथन में स्वीकार किया है कि विवादित भूमि उसके पिता हस्सू साबा बशीर शाह के नाम से सह खातेदार के रूप में दर्ज थी। स्वर्गीय हस्सू शाह ने अपने जीवन काल में विवादित भूमि के संपूर्ण रकबे के स्वत्वाधिकारी होने के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की थी। अपीलार्थीगण की ओर से पंजीकृत बंटवारा प्रदर्श P1 जो हस्सू शाह एवं अपीलार्थी क्रमांक 1 एवं प्रत्यर्थी क्रमांक 3 के मध्य विवादित भूमि के विभाजन को अभिलेख है। मैं विवादित भूमि खसरा नंबर 5 के रकबे 8.69 एकड़ का हिस्सा बांट हस्सू शाह ने अपने पुत्र अपीलार्थी क्रमांक 1 एवं प्रत्यर्थी क्रमांक 3 के मध्य किया। प्रदेश P1 में विवादित भूमि को पैतृक संपत्ति होना उल्लेख किया है। प्रदेश P1 में हस्सू शाह ने भूमि खसरा नंबर 5 रकबा 17.45 एकड़ के संपूर्ण रकबे को हिस्सा बांट न कर 8.69 एकड़ रकबे का हिस्सा बांट अपने पुत्र गण के मध्य किया था। इस पर से कोर्ट ने वो और इसमें क्या हुआ है कि जो 17 एकड़ था क्या है साहब P1 बंटवारा है उसने किसके पक्ष में किया था? हस्सू शाह ने जो साहब प्लेंटिव वन है प्लेंटिव वन है मकसूद शाह और डिफेंडेंट 3 है महमूद शाह। ये दोनों सगे भाई हैं। दोनों के हिस्से बच्चों के साथ बच्चों के हाँ, में किया। और बाकी का जो इसको पढ़े कोर्ट ने ऐसा क्यों पढ़ा? इसमें क्या लिखा है? और बाकी का जो 9 एकड़ बचता है बाकी का बंटवारा किया है बाकी लोगों के खिलाफ उसमें विक्रय किया है पारिवारिक उसमें। आप एग्जिबिट P1 से P5 तक देखिए मतलब एग्जिबिट P1 है जो बंटवारा हुआ था उसके बाद जो इन्होंने विक्रय किया है हस्सू शाह ने प्लेंटिव 1 और प्लेंटिव 2, 3, 4, 5 के फेवर में। ये जो है ना इंडिपेंडेंट आपका कागज है, इसमें किसी दूसरे आदमी का हक नहीं था, फिर भी आपने इसमें पैतृक लिख दिया ना, इससे आपको दिक्कत जा रही है। आप देखो इसका जो फर्स्ट पेज में अन्य विवरण कर आप निकाल पाएंगे P1? हाँ P1 जी P1 एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है। इसमें जो लिखा है ना संपत्ति का विवरण मिडिल में उसके नीचे लिखा है अन्य विवरण। उपरोक्त भूमिका में बंटवारा करने वाला पूर्ण स्वत्व प्राप्त भूस्वामी हूँ। जबकि ये आपके हिसाब से आपने खुद ने खरीदी थी। अकॉर्डिंग टू यू आपने खुद ने खरीदी थी और आपने अपने खुद के रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट में लिखा है पैतृक संपत्ति। कोर्ट ने इसको पकड़ लिया और ये जो है सामलाती दर्ज है सन 50 में। तो सन 50 का मतलब हो जाता है 75 साल पहले। अब कोर्ट को जो अच्छा लगा कर लिया और 2 अदालतों ने कह दिया कि ये सामलाती थी और उसका इनका हक है। ऑल्दो ये डिसीजन और पोजीशन हम इसमें कितना हस्तक्षेप करें। तो जिसमें एक बार आप एग्जिबिट P7 भी देखिए और एग्जिबिट P7 तो ऐसा है वो है आप उसका हिंदी ट्रांसलेशन में दिखा देता हूँ। दोनों अदालत में जो एग्जिबिट P7 है क्या है कि उर्दू के साथ साथ कोर्ट ने हिंदी भी पढ़ दी। हिंदी में आप कह रहे हो पैतृक है। सर एग्जिबिट P7 के संबंध में जो डिफेंडेंट 1 से पूछा गया उसमें उन्होंने कहा है क्या कहना तो शीर्षा आखिरी पैरा है। लेकिन उसने ये भी तो कह दिया कि P7 पर मेरे हस्ताक्षर हैं, लेकिन मेरे बड़े भाई मेरे दस्तखत बना लिया करते थे। लेकिन ये भी तो कह रहा है इतना भरोसा था पहले बना लिया करते थे वो अलग बात है लेकिन वो ये भी तो कह रहा है कि इसमें मेरे हस्ताक्षर है। लेकिन वो कच्चा कागज है सब उसको तो ऑब्जर्व करना उसके लिए कच्चा कागज। उस कच्चे कागज पे यदि किसी के दस्तखतों से राइट कैसे चला जाएगा? इट हैज टू बी ऑब्जर्व साइंटिफिक उसका जांच देखिए दैट हैज बीन कंसीडर्ड बाय द कोर्ट ने कंसीडर किया है। अब कोर्ट ने उस एक तो क्या है सन 50 की जो एंट्री है एग्जिबिट P6 भी देखेंगे तो इसमें कहीं पे भी 3 छेद तो कहीं नहीं है पूरा कंप्लीट है मेरे पास। आप एक बार P6 देख लीजिए। दिख रहा मुझे 4 कम दिख रहे हैं। देखो दिखाई था 4 जो रेड देख तो लो 4 है ना 3 नहीं 4 है। कोर्ट ने 4 ही लिखे हैं। ऐसे कोर्ट गलत थोड़ी लिख देती है। यदि और छोटे छोटे गिने तो 6 हो जाएंगे। लेकिन उसका ट्रांसलेटेड वर्जन भी तो ऑब्जर्व करना पड़ेगा।
बात कर रहा हूँ। लेकिन उसका ट्रांसलेटेड वर्जन आप करो 3 है, कोर्ट ने 5 है, कोर्ट ने उन छेदों को नहीं गिना जहाँ जगह खाली थी। एक बार आप इसका ट्रांसलेटेड वर्जन देख लीजिए। वो ठीक है, ट्रांसलेटेड वर्जन को कोर्ट ने देख लिया, बट कोर्ट हैज evaluated the evidence in the light of that P6 as well as D1 D2 जिसके अंदर शामिलाती लिखी हुई है। बट इट हैज टू बी, ये भी ऑब्जर्व होगा कि जो डिफेंडेंट वन है, And in the plaint also you have stated that land was recorded as शामिलाती। बट डिफेंड शामिलाती रिकॉर्ड हुई थी 65 में, फिर उसने एनओसी भी दे दी कि मुझे मेरा नाम डिलीट कर दिया जाए। कह दिया उसने। ऑल्सो माय लॉर्ड 1961 में डिफेंडेंट वन ने तहसीलदार के समक्ष आवेदन भी पेश किया, वो भी खारिज हुआ है उसका 91 में 92 में, उसका भी ऑब्जर्वेशन है वो जरूर हम। ठीक है, हम देखते हैं ना। दिस सेकंड हैज बीन प्रेफर्ड बाय द अपीलेंट्स ऑब्लिक प्लेंटिफ चैलेंजिंग द जजमेंट एंड डिक्री डेटेड 23/3/2005 पास बाय फर्स्ट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट रायसेन इन रेगुलर सिविल अपील नंबर 10/4 affirming the judgment and decree dated 22/3/2004 passed by first civil case class 1 Bareilly district Raisen in 20 dismissed the appellant's oblique plaintiff's previous suit for declaration of title and permanent injunction का दावा लगाया था आपने, है ना? जी। Declaration of title and permanent injunction in respect of the students and for declaring the proceedings of revenue courts as null and void. Fully learned counsel for the appellants of the plaintiffs submits that the suit land was purchased by Hasu Shah Hasu Shah 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 provide sale deed, है ना? एग्जीक्यूट P6 है ना, डेट नहीं मालूम आपको? 19 एग्जैक्ट डेट बता दे। by sale deed within bracket exhibit P6 क्या unregistered है ना ये तो? यस मैम। by unregistered sale deed unregistered document of sale 25 मई 1950। 25/5/1950 within bracket exhibit P6 जी। although the land was recorded in the joint name of Hasu Shah and Basir Shah. बशीर शाह। Basir Shah. He submits that thereafter defendant Basir Shah said got his name deleted by moving the application एग्जिबिट P7 within bracket exhibit P7 and consequently the land was recorded in the exclusive name of Hasu Shah and his legal representatives, है ना?